नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा बैंक खातों में किए जाने का अहम फैसला लिया है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आने के साथ ही समय से भुगतान भी सुनिश्चित होगा। इसके तहत किसानों को 6000 रुपए प्रति टन का लाभ मिलेगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी। इसके साथ ही सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि चीनी मिलों की बिक्री बढ़ेगी और नकद धन आने से उन्हें किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलेगी। इस फैसले से कृषि बिल के जरिए कृषि सुधारों को लागू करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। किसान आंदोलन के बीच में सरकार ने फिर एक बार कहा है कि एमएसपी को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, पीएन द्विवेदी जी और प्रेम शंकर मिश्रा जी। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो कि किसान आंदोलन और साथ ही जो किसानों के मुद्दे हैं, साथ ही आर्थिक जगत के जो मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, पीएन द्विवेदी जी, प्रेम शंकर मिश्रा जी। पीएन द्विवेदी जी, जो एक फैसला लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, जिस तरीके के लगातार केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठाती आई है कि 3500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे जाएंगे। हालांकि वो एक जो सब्सिडी है वो 3500 करोड़ रुपए की दी गई है और सरकार ने तय किया कि जो चीनी निर्यात होगी उसके जरिए किसानों को फायदा मिलेगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? दरअसल अमित जी, ऐसा है, देश में चीनी का उत्पादन जो होता है वो घरेलू खपत से बहुत ज़्यादा होता है। इस साल अनुमान है कि लगभग 310 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा और घरेलू खपत 260 लाख टन की है लगभग। ऐसे में केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो 60 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए उन्होंने ये 3500 करोड़ की सब्सिडी दी है। अब ये सब्सिडी चीनी मिल के पास आएगी, लेकिन शर्त उसमें ये रखी गई है कि इस सब्सिडी का जो ये पैसा दिया जाएगा, ये गन्ना किसानों के बकाये का तत्काल भुगतान यानी तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे किसानों में हर्षोल्लास है, उनमें खुशी है। इससे लगभग देश के 5 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है और काफ़ी मजदूरों को भी फायदा होने वाला है। 5 से 10 लाख मजदूर जो उसमें काम करते हैं, जब गन्ना किसानों को पैसा मिलेगा और मिल को मिलेगा तो वहाँ जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भी राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है केंद्र सरकार का। हमारे साथ प्रेम शंकर जी भी हैं। प्रेम शंकर जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आई हैं कृषि विधेयक को लेकर के, और कृषि विधेयक को लेकर के केंद्र सरकार का जो एक स्पष्ट मत है कि ये पूरी तरीके से किसानों के हित में है। चाहे आप उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले बिल को देखिए, चाहे आप उसे एपीएमसी एक्ट से जोड़ के देखिए, हर जगह किसानों को एक तरीके की स्वायत्तता दी गई अपने। ऐसे में जब आप एमएसपी को लेकर के आप लिखित आश्वासन देने की बात कर रहे हैं कि सरकार लिखित आश्वासन लेने को तैयार है, तो ये जो भ्रम फैला है वो कितना दूर होगा? देखिए, ऐसा है कि किसान हमेशा राजनीति का तो हिस्सा रहे हैं, लेकिन रणनीति और उनके विकास की जो नीति है उसमें हमेशा अछूते रहे। यही कारण है कि किसानों का जो कोई भी विषय है, हमारी 2/3 आबादी आज भी कृषि क्षेत्र और गांव से जुड़ी हुई है, तो जो भी किसानों से जुड़ा विषय होता है वो बड़ा संवेदनशील हो जाता है और उस पर एक राजनीतिक जमीन तैयार करना हमेशा आसान हो जाती है। इस पूरे प्रकरण में भी यही हो रहा है। हम एक तरफ चिंतित हैं कि किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, उनको उनके फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, अन्नदाता के विकास की जो अपेक्षाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ हम परंपरागत ढर्रे को लेकर बैठे हुए हैं, हम किसी नए बदलाव को तैयार नहीं हैं। इन्हीं अंतर विरोधों के बीच में ये पूरी प्रक्रिया झूल रही है। जो नए कृषि कानून आए हैं, ये नए कृषि कानून नए बदलाव की ओर है। इसको लेके मंथन भी किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यादेश के जरिए ये कानून जून में लागू हो चुके थे
और चूंकि जब सदन चलता है, संसद चलता है, तो एक प्रक्रिया है कि उसको संसद से पास कराया जाना चाहिए। इसलिए सदन से ये बिल पास हुआ, उसमें भी चर्चा हुई और तमाम ऐसे लोग जो सदन में संसदीय कमेटियों के समक्ष विभिन्न मंचों पे या अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में इस बिल का समर्थन कर रहे थे, अब वो चुनावी राजनीति में इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन राजनीति से अलग विषय किसानों का है, उनके हितों का है। सरकार ने बड़ा साफ तौर पे जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उसमें ये साफ किया है कि हम एमएसपी पे खरीद बंद नहीं करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण ये भी है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इसके आंकड़े भी जनता के सामने रखे थे कि पिछले 6 सालों में एमएसपी पे खरीद पिछले सरकारों की अपेक्षा कितनी अधिक है। अगर सरकार की मंशा एमएसपी पे खरीद की नहीं होती तो जाहिर तौर पे एमएसपी के लिए सब्सिडी और भुगतान बढ़ाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो एमएसपी पे खरीद है, आज भी कुल खरीद जो है वो 6% है। किसानों की उपज का 6% एमएसपी पे खरीदा जाता है। यानी बड़े तौर पे उनकी उपज का हिस्सा खाने और उनके अपने जीवन यापन की ज़रूरतों के आगे जो उपज का बड़ा हिस्सा है वो सार्वजनिक बाज़ारों में ही, स्थानीय बाज़ारों में ही जाता है। तो आज भी खरीद होती रही है। तो इसलिए ये सरकार ने वार्ता के लिए कदम बढ़ाए हैं, लगातार वो समाधान का रास्ता तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि बात अगर केवल किसानों और सरकार तक रहेगी तो हमें उम्मीद है कि संवाद से समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन उसके तमाम ऐसे राजनीतिक पहलू हैं जिसके नाते गतिरोध बने हुए हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने रहेंगे, प्रेम शंकर मिश्रा जी, पीएन द्विवेदी जी, लेकिन इस समय वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। पीएसबी अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेकबुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान पीएन द्विवेदी जी और प्रेम शंकर मिश्रा जी हैं, जो किसान बिल और गन्ना किसानों को जो राहत पैकेज की सरकार ने दिया उस पर चर्चा कर रहे हैं। पीएन द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगभग 25 बार किसान बिल जो कृषि विधेयक है उस पर जो कई तरीके की भ्रांतियां हैं, भ्रम, उसको दूर करते हुए लगातार 25 बार अपनी बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार का क्या मत है और वो पूरी तरीके से किसानों के हित में काम करने के लिए तत्पर है और बिल्कुल प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिल रहा है, चाहे वो विरोधी पार्टियां या बाकी कई अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हो, वो किसानों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के हित की बात आ रही तो कहीं ना कहीं वो राजनीति में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। ये कृषि कानूनों को लेकर के देश में इस समय सियासत तेजी के साथ हो रही है और किसान भी उसके शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है, कौवा कान ले गया। यानी किसी ने आकर कहा कि आपका कान कौवा लेकर चला गया और हम उसके पीछे भागने लगे, अपने कान को नहीं देख रहे हैं, जबकि कान अपनी जगह पूर्णतः सुरक्षित पड़ा है। ठीक वही दशा इस समय कृषि कानूनों को लेकर और कृषि आंदोलन को लेकर के है। आप देखें, लगभग 90-95% किसान अभी भी इन तीनों कृषि कानूनों से अनभिज्ञ है, उसको पूर्णतः जानकारी नहीं कि है क्या। सरकार को चाहिए, सरकारी मशीनरी को चाहिए और सरकार से जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि किसानों को बताएं कि वास्तव में ये कृषि कानून है क्या। ये जो 3 है, जैसे ये पहला इन्होंने बताया है तो वो ट्रेड और कॉमर्स को लेकर, व्यापार को लेकर के है। पहले क्या था कि राज्य सरकारों की जो मंडियां थी, किसान वहीं बेचने को मजबूर था, उसकी फसल सड़ जाती थी लेकिन वो मजबूर था आड़तियों के, बिचौलियों के कारण। अब क्या है, उसको ओपन मार्केट मिली हुई है, वो अपना माल कहीं भी ले जा सकता है। पहले मंडी के अलावा अगर धान गेहूं लेकर किसान कहीं जाता था तो पुलिस डंडा मार करके उसे बैठा देती थी, वो अपना सामान कहीं नहीं ले जा सकता था, कहीं नहीं। आज वो ओपन मार्केट में बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। और एक चीज और बताएं आपको, यह कानून, जो तीनों कानून बने हैं, ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है
कि आने वाले दिन में कृषि उद्योग होगा। जो किसान कभी भी अपनी पैदावार की कीमत निर्धारित नहीं कर पाता था, वो स्वयं निर्धारण करेगा। ये जो इसेंशियल कमोडिटीज, जो तीसरा कानून बना है इसेंशियल कमोडिटीज को लेकर, आवश्यक वस्तु, उसमें संशोधन किया गया है, उसमें यही दिया गया है। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप देखिए गांव में आज भी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तमाम लोग अपना खेत दे देते हैं, वो बटाई पर जो होता है गांव में, लेकिन वो अलिखित हुआ करता था। अब ये लिखित प्रारूप में होगा और इसमें किसान मजबूत है, वो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। लेकिन बड़ी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकती उनको पर पेनाल्टी लगेगी। तो एक तरह से इसको ओपन मार्केट मिला है। कृषि उत्पाद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। ये उद्योग हो जाएगा कृषि। पी द्विवेदी जी, मैं सिर्फ आपने कहा कि सरकार को अपनी मशीनरी के जरिए प्रचार करना चाहिए, भ्रांतियां दूर करनी चाहिए, तो मैं सिर्फ जानकारी साझा करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ भी। लगभग 1,40,000 वेबिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार ने कृषि विधेयकों को पारित कराने के बाद किए हैं और साथ ही लगभग 1 लाख के करीब किसानों तक वो पहुंचे हैं और अपनी बात को रखा। और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो भ्रमित किसान है, जिनको राजनीति के जरिए भ्रमित किया गया है, उन तक अपनी बात पहुंचाए और किस तरीके से ये जो बिल है किस तरीके से उनको आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचाएगा, इसके बारे में बताएं। तो हमारे साथ प्रेम शंकर जी भी हैं। प्रेम शंकर जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बहुत कहीं ना कहीं हल्ला मचाया जा रहा है कि इससे किसान जो है बंधुआ मजदूर हो जाएगा या एक तरीके से बंधक हो जाएगा वो बड़ी बड़ी एमएनसीज के लिए। लेकिन जो मैंने बिल देखा, समझ में जितना आया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो ज़रूर, लेकिन कहीं भी वो एक बाध्यकारी नहीं है। ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए करना चाहता है या फिर स्वतः जैसे करता है। इसको लेकर के आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से अगर बता पाएं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम संविदा कहते हैं, देसी भाषा में अगर हम कहें तो समझौता कहते हैं। समझौते की पहली शर्त ये होती है कि दोनों पक्षों की समझ होनी चाहिए। अगर कोई एक पक्ष सहमत नहीं है तो समझौता नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये एक बात जो बार बार ये कही जा रही है कि किसानों को बाध्य किया जा रहा है, किसानों को बाध्य नहीं किया जा रहा है। ये किसान की अपनी मर्जी होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है कि नहीं करता है। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, मैं उदाहरण के तौर पे हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ पे दलहन की फसलें हैं, मेडिसिनल प्लांट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब एक किसान जिसके पास एक बड़ी जोत है या छोटी जोत है, 10-20 किसान मिलकर, मान लीजिए कि वो तुलसी की खेती करना चाहते हैं कि 10 रुपए का एक पाउच ग्रीन टी के नाम पे मिलता है। हमें लगता है कि तुलसी की खेती में बहुत संभावनाएं हैं। अब अगर वो तुलसी की खेती करना चाहता है तो उसे आज की तारीख में पहले बाजार तलाशना है। उसकी फसल तैयार भी है, अगर उसके पास बाजार नहीं है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या है कि जो कंपनियां हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, वो उस क्षेत्र में पाएंगी। किसानों के साथ शर्तें तय होंगी। उन शर्तों के आधार पे पहली जिस तारीख में किसान फसल बो रहा है उसी तारीख में उसके पास बाजार की गारंटी होगी कि उसे अपनी फसल के लिए कहीं भी बाजार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर उसका उत्पादन करेगा तो उसे उसका दाम मिलेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये बात कही जा रही है कि कंपनियां दबाव बना के उनकी ज़मीनें छीन ले सकते हैं। कानून में साफ लिखा हुआ है कि चाहे जो भी विसंगतियां हों, फसल खराब हो जाए या जो भी किसान पे आर्थिक देनदारी हो जाए, उसकी ज़मीन इस संविदा का हिस्सा नहीं होगी, उसकी ज़मीन किसी कीमत पे नहीं ली जा सकती है। एक दूसरा विषय ये उठता है बार बार कि जो सुनवाई है वो अदालत तक नहीं जाएगी, सिविल कोर्ट तक नहीं जाएगी। अब इसको लेके देखिए 2 पहलू हैं। जब हमें मुद्दा बनाना होता है तो हमें लगता है कि ये गलत बात है, हमें विधिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन जब विषय हम दूसरे पहलू पे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि अदालतों में बहुत लंबी कार्रवाइयाँ चलती हैं, सिविल के मुकदमे 20-20 साल तक चलते हैं और उसका समाधान नहीं हो पाता है। और जबकि आपको एक फसल उगानी है, हर फसली मौसम में आपको नई फसल उगानी है और बेचनी है, तो अगर आप केवल अदालत में लड़ते रह जाएंगे। लेकिन इस समस्या का भी समाधान करने के लिए सरकार ने कह दिया कि हम इसको, जो एसडीएम तक ही सीमित था या प्रशासन तक भी सीमित था, हम इसको सिविल कोर्ट भी ले जाने की व्यवस्था हम कानून में करेंगे।
तो वो भी ये समाधान दे रहा है। देखिए, ये बड़ा आसान तरीका होता है कि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा या उसके ऊपर से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में उद्योगों के नाम पे, पूंजीपतियों के नाम पे, अरबपतियों के नाम पे डराना आसान होता है और एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि जैसे जो उद्योगपति है वो आतंकवादी है। देश की अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके प्रोडक्शन में, आपको मैन्युफैक्चर में, आपको रोजगार देने में उसकी भी भूमिका है। और ये एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश चल रहा है, कोई एनार्की और तानाशाही नहीं है कि कोई आएगा और जेब में डाल के चला जाएगा। अदालतें हैं, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है। अब इसमें राज्य सरकारों की एक अहम भूमिका है। देखिए, जो स्थानीय प्रशासन है वो राज्य सरकारों के अधीन है। अगर उनकी नीयत साफ है तो वो हर कानून का अमल ठीक से करा सकते हैं। अगर उनकी नीयत साफ नहीं है तो कोई भी कानून आप ले आइए या कानून न लाइए। क्या आज के तारीख में इन सुधारों के बिना क्या किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है? मैंने पहले ही आंकड़ा रखा कि केवल 6% MSP पे खरीद होती है, तो बाकी चीज़ें तो बाजार में ही खरीदी जा रही हैं बिचौलियों से होने पौने दामों में। तो फिर इसमें संकट किसको हो रहा है? अगर वो मंडी में जाके, पंजाब या हरियाणा की मंडी में जाके 6% 8% टैक्स दे रहा है, या यूपी में भी घटने के बाद भी मंडी में जाके 1% 2% अपनी फसल पे टैक्स दे रहा है, उसके पास ढुलाई का साधन नहीं है, उसको ले जाने में दिक्कतें हैं। अगर उसके खेत में उसकी फसल खरीदी जा सके, अगर उसको ये सुविधा मिल रही है, तो उसके लिए 150 कम रुपए में भी वो व्यवस्था ज़्यादा आसान होगी। और इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि आज भी 86, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 से 85%, 86% किसान लघु और सीमांत किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक की जमीनें हैं। वो इतनी बड़ी पैमाने पर फसल पैदा नहीं करता है, तो जिसके लिए वो मंडी ले जाए और उसके लिए इस पूरी प्रक्रिया में जो उसके लिए मुसीबतें होती हैं, तो वो बहुत हद तक आज भी स्थानीय बाजारों पर निर्भर होता है। विकल्प खोल दिए गए हैं, मॉनिटरिंग जरूरी है, मॉनिटरिंग के लेवल पर काम होना चाहिए और ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी। मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें आप एक सीजन की फसल से लेकर के अधिकतम 5 साल तक के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ये भ्रम है कि जमीन और किसान पूरी तरीके से, जो भी जिस व्यक्ति के साथ भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसका गुलाम हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोरस्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। चर्चा में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ 2 खास मेहमान PN द्विवेदी जी और प्रेम शंकर मिश्रा जी मौजूद है। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारी चर्चा जारी है कृषि विधेयक पे और किसानों की बात कर रहे हैं। PN द्विवेदी जी, सभी बात करते हैं किसानों की, सब चाहते हैं किसान जो है कहीं ना कहीं संपन्न हो, लेकिन जब बात आती है किसानों को सही में फ़ायदा पहुंचाने की तो बहुत सारी बातें उठती हैं। आपने बात की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की, उसमें संशोधन की बात की। अभी तक देखा ये जा रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट जो किसान उगाते हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गन्ना हो, वो कहीं ना कहीं एक वाया जरिए तक कंज्यूमर तक पहुंचता था। यहाँ पर अब जो नए विधेयक आए हैं उससे जो एक्सेस है किसानों की, वो कहीं ना कहीं रियल कंज्यूमर जो है उन तक पहुंच रही है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को आज इस नए लिहाज से कि किस तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी? देखिए अमित जी, क्या है कि पहले सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, जब ये आलू के किसान, उनकी फसल अच्छी होती थी और उसके भंडारण की कितनी समस्या आती थी। कोल्ड स्टोरेज फुल हो जाते थे, कोल्ड स्टोरेज के सामने 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर ट्रैक्टर्स की लाइनें लगी रहती थी, आलू सड़ने लगते थे, किसान परेशान हो जाते थे, उनको भंडारण की कहीं भी गुंजाइश नहीं मिलती थी। परिणाम ये होता था कि औने पौने दाम में वो अपने आलू को बेचने को मजबूर हो जाते थे। आज इस जो इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया है, इसके तहत क्या है कि भंडारण की सीमा ख़त्म कर दी जाएगी। यानी जब बड़े बड़ी कंपनियां आएंगी, काफ़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के गृह बनाए जाएंगे, तो किसानों को अपनी उपज
भंडारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो स्वयं भी कर सकेंगे अथवा अपने माल को बेच करके दूसरे के माध्यम से भंडारण कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि जब वो चाहेंगे, अगर उन्होंने स्वयं भंडारण किया, जब वो चाहेंगे अपने मुँह मांगा दाम पर उसको निकाल कर बेच सकेंगे अथवा जब उनको आवश्यकता होगी उसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि जगह जगह नए नए भंडार गृह और नए नए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे और एक ओपन मार्केट होगा, एक कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन का दौर आया है और इसमें किसान बहुत ही फायदे में रहेगा। जैसे अक्सर देखा जाता था कि आपने आलू की बात की, मैं आलू ही की बात करता हूँ कि जब फसल का सीजन होता था 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो ये बेचते थे आड़तियों को या बिचौलियों को, लेकिन जब मार्केट में आता था तो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो मिलता था। यानी जो किसान थे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो ऐसे में उनकी जो एक्सेस है वो बाजारों तक ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं उनको जो फायदा है वो भी ज्यादा होगा। हमारे साथ प्रेम शंकर जी भी हैं। प्रेम शंकर जी, इतनी सब बातें हो रही हैं, भ्रम दूर करने की बातें हो रही हैं, लगातार किसानों को संपन्न बनाने की बातें होती हैं, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सबको अपना वोट बैंक नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक के पीछे किसानों के जो हित हैं, आज़ादी के बाद से ही, चाहे कोई भी दल हो, मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति या विशेष या पार्टी की बात नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो हित है वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज हो जाता है, जैसे अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। बेसिकली जो राजनीतिक दल हैं वो भी किसान ही हैं, वो बशर्ते वो सियासी किसान हैं और वोट की फसल उगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जब बात करते हैं चाहे राजनीति की चाहे सामान्य खेती की, जब हम एक जैविक खेती होती है, वोट की फसल के उगाने के चक्कर में जो आप भ्रम का यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें फसल के जलने के भी और जो उसके लाभ पाने वाले लोग हैं उनके भी प्रभावित होने की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, संभावना आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये विषय इसमें भी है। किसान हमेशा राजनीति का, मैंने कहा ना कि राजनीति का हिस्सा रहा है। 1971 से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है, किसानों की आय दोगुनी होने के दावे वादे हमेशा होते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि एक ही दल का या एक ही सरकार का केंद्र एक राज्य में स्टैंड अलग होता है, दूसरे राज्य में स्टैंड अलग होता है। एक जगह वो कहता है कि कर्ज माफ़ी फिजूल है, दूसरी जगह को वो कहता है कि नहीं, किसानों का कर्ज माफ़ करना चाहिए। जब वो चुनाव में आता है तो अपनी घोषणा पत्र में कहता है कि नहीं, हम बाजार सबके लिए खोल देंगे। जब वो विपक्ष में जाता है तो कहता है कि नहीं, बाजार, इससे किसानों का हित प्रभावित हो रहा है। तो ये एक बड़ा विषय है आज भी देश में, चाहे वोटर के स्तर पे ये विषय जो है वोटर को ही एड्रेस करना पड़ेगा कि हमें जवाबदेह बनाना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि जो भी विषय है उस पर जो एजेंडे के साथ आ रहे हैं या जो भ्रम फैला रहे हैं या जो भी तथ्य रख रहे हैं उसके पीछे उसका आधार क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी भी हमारी राजनीति का दायरा उतना व्यापक नहीं हो पाया। शुक्रिया प्रेम शंकर मिश्रा जी, पीएन द्विवेदी जी। मेरे पास समय इतना ही है। तो केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और लगातार उसकी कोशिश है कि जो किसानों के हित में सबसे सही कदम है उसको उठाया जाए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। Thank you.